हम लोग सीटेट के लिए एसएसटी का एमसीक्यू करने वाले हैं। क्लास 6 का इतिहास की किताब से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एमसीक्यू बन सकता था इंटरनली सब बना के डाल रहे हैं। पहला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ क्यों होती थी? ऋग्वैदिक काल में लड़ाई क्यों होती थी? जमीनों के लिए, पानी के स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ तीनों चीज़ों के लिए होती थी। ज़मीनों के लिए भी होती थी, पानी के स्रोतों के लिए भी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे। दूसरा सवाल है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किनके बीच होता था? सरदार, पुरोहित, आम लोग, उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक काल में युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका बंटवारा तीनों के बीच होता था। सरदार भी रखता था कुछ हिस्सा, पुरोहित भी, और आम लोगों को भी कुछ हिस्सा दिया जाता था। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की आग में किसकी आहुति दी जाती थी? घी, अनाज, जानवर, उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होता था उसमें जो आग होती थी उसमें आहुति तीनों की पड़ती थी। घी की भी आहुति होती थी, अनाज की भी, और जानवर की भी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? विश, जन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए दोनों शब्दों का उपयोग हुआ है। विश और जन दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में किस विष या जन का नाम मिलता है? ऋग्वेद में कौन से विष और जन का नाम मिलता है? पुरु, भरत, यदु, उपरोक्त सभी। तो ऋग्वेद में तीनों का नाम मिलता है, पुरु का भी, भरत का भी, और यदु का भी। अगला सवाल है, ऋग्वेद की रचना जिन्होंने की वे खुद को क्या कहते थे? आर्य, दस्यु, यदु, जन। ऋग्वेद की रचना जिन लोगों ने की वे खुद को आर्य कहते थे। अगला सवाल है, दस्यु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे यज्ञ नहीं करते थे, वे दूसरी भाषाएं बोलते थे, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। दस्यु के बारे में दोनों बातें सत्य है, वे यज्ञ भी नहीं करते थे और वे दूसरी भाषाएं बोलते थे। अगला सवाल है, ऋग्वेद में दास कौन थे? स्त्री जो युद्ध में बंदी बनाई जाती थी, पुरुष जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ऋग्वेद में दास दोनों लोग थे, स्त्री जो युद्ध में बंदी बना कर लाई जाती थी, और पुरुष जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे। अगला सवाल है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने साल पहले शुरू हुई? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, और 4000 साल पहले। तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है। अगला सवाल है मेरे पास, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दक्कन, दक्षिण भारत, कश्मीर, उपरोक्त सभी। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा तीनों जगह प्रचलित थी, दक्कन में भी, दक्षिण भारत में भी, और कश्मीर में भी। अगला सवाल है, महापाषाण में मृतकों के साथ क्या दफनाया जाता था? लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल, पत्थर के गहने, उपरोक्त सभी। महापाषाण में मृतकों के साथ तीनों चीज़ें दफनाई जाती थी। क्या क्या? लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल, पत्थर के गहने। अगला सवाल है, ब्रह्मगिरी के महापाषाण में मृतक के साथ क्या मिला है? 33 सोने के मन के शंख, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। ब्रह्मगिरी के महापाषाण में मृतक के साथ दोनों चीज़ें मिली, 33 सोने के मन के और शंख दोनों। अगला सवाल है, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल पाया गया है? बुरजहोम, ब्रह्मगिरी, इनाम गांव, कालीबंगा। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे इनाम गांव नामक पुरातात्विक स्थल पाया गया है। अगला सवाल है, इनाम गांव में लगभग कितने साल पहले लोग रहते थे? 3600 साल से 2700 साल पहले, 3500 से 2600 साल पहले, 3400 से 2500 साल पहले, 3300 से 2400 साल पहले। आंसर हो जाएगा 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे इनाम गांव में। अगला सवाल है, इनाम गांव में वयस्क मृतकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्हें गड्ढों में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कब्र में खाना और पानी रख दिया जाता था। इनाम गांव में वयस्क मृतकों के संबंध में तीनों बातें सत्य है। उन्हें गड्ढों में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कब्र में खाना और पानी रख दिया जाता था। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।